हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। आशा करते हैं कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखा जाए तो अभी 30 दिनों के ऊपर कुछ दिन बचे हुए हैं। मान के चलिए 30 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को। और अब तक मेजर आपके जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। और उसमें अगर कुछ आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के ऊपर। इसका पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने केनाल के लाइनिंग तक का पोर्शन को देखा था। आज उसके बाद वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलुवियल चैनल और नॉन एलुवियल चैनल क्या होता है ना। उसके बाद एलुवियल चैनल्स का डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, रिजिम कंडीशन क्या होता है, सिल्टिंग स्कोरिंग वाला कंसेप्ट क्या है। सिल्टिंग नहीं होना चाहिए, स्कोरिंग नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा वेलोसिटी होना चाहिए आपके वाटर फ्लोइंग इन द कैनाल है उसका। उसके बाद कौन कौन से तरीके से आप कर सकते हैं। कैनेडीज थ्योरी है, लेसिस थ्योरी है। कैनेडी में बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो लेसी ने उसको ओवरकम किए। लेसी में भी कुछ डिफिकल्टीज या फिर डिसएडवांटेजेस अभी भी हैं। तो कैनेडी जो है, कैनेडी थ्योरी 1895 में आया हुआ है आरजी कैनेडी के द्वारा। इसका जो बेसिक्स है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है ना। कैसे आपका जो वेलोसिटी है वो डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। एम्पिरिकल जो मैं बता रहा हूँ 0.55 m y टू द पावर 0.64 वाला जो है, इसमें m क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। तो कौन सा रेशियो है, कौन से स्टैंड से कंपेयर करके ये रेशियो निकल रहा है। 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद इसका डिजाइन प्रोसीजर को डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एक्चुअली डिजाइन ऑफ द कैनाल वाला पोर्शन भी आपको अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ ले तो आप पढ़ के जाइएगा। इसमें क्या होता है कि आप वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, एक आप मैनिंग्स फार्मूला से निकाल रहे हैं और एक आपका एम्पिरिकल जो आपका कैनेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो आपने जो डेप्थ एज्यूम किया था वो ठीक है, आप डिजाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं तो आपको रीडिजाइन करना होगा। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या थे कि सिर्फ एवरेज रेजिम कंडीशंस इन्होंने फाइंड आउट किया। जैसे कि लेसी में आप जाएंगे तो वहां पे 3-3 रेजिम कंडीशन थे, इसमें इन्होंने सिर्फ एवरेज रेजिम कंडीशन को मद्देनजर रख के डिजाइन किया। उसके बाद ना ही बेड ग्रेड, बेड लोड या फिर सिल्ट कंसंट्रेशन का ध्यान दिया गया। बेड स्लोप का कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया गया। जो फॉर्मूले हमने यूज किए कटर्स इक्वेशन के या फिर आपके कोई और इक्वेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके भी जो, चाहे मैनिंग यूज कर रहे हैं या कटर यूज कर रहे हैं, उसका भी जो लिमिटेशन है वो भी आप में आ गया। उसके बाद जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है वो भी आर्बिट्री तरीके से आपने एज्यूम किया है ना। और उसके बाद बी बाई डी रेशियो का इंपॉर्टेंस भी कैनेडी ने नहीं समझाया। नेक्स्ट जो थ्योरी है आपका लेसिस रेजिम थ्योरी। लेसी ने क्या क्या कहा कि सिर्फ सिल्टिंग और स्कोरिंग ना होने से किसी चैनल या किसी कैनाल को आप ये नहीं कह सकते कि वो रेजिम कंडीशन में है। तो इन्होंने 3 टाइप के रेजिम कंडीशन के बारे में बताया, ट्रू रेजिम, इनिशियल रेजिम और फाइनल रेजिम। तो ट्रू रेजिम, इनिशियल रेजिम और फाइनल रेजिम क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं। ट्रू रेजिम तो एक ऐसा कंडीशन है जो जनरली फील्ड में पाना मुश्किल है। इनिशियल रेजिम में कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही हैं, उसमें आपका डेप्थ चेंज हो रहा है और आपका स्लोप चेंज हो रहा है। फाइनल रेजिम में क्या होगा, आपका विड्थ भी चेंज होगा और एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका चैनल जो है अटेन करेगा। इसमें डिजाइन प्रोसीजर कैसा है, वेलोसिटी फॉर्मूला से निकल रहा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, मतलब सब एम्पिरिकल है, आपके फॉर्मूले से निकल रहे हैं। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ 5/2 v स्क्वायर अपॉन r है। वेलोसिटी है qf स्क्वायर अपॉन 142 टू द पावर 1/6। एरिया क्या है आपका q बाई v। वेटेड पेरीमीटर 4.75 रूट ओवर ऑफ q, डिस्चार्ज पे जो बेसिस है। और बेड स्लोप का फॉर्मूला भी लेसी ने प्रोवाइड किया, f टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 q टू द पावर 1/6। इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे कि जो रिजिम कंडीशन है अच्छे से डिफाइन नहीं किए गए हैं। ट्रू रेजिम एक्चुअल फील्ड में नहीं अचीव किया जा सकता। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं आपके सिल्ट फैक्टर के और सिल्ट मतलब स्लोप चैनल्स के। उसके बाद सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड के बारे में अच्छे से डेफिनेशन नहीं किया गया है और काफी एम्पिरिकल है। इसका जो डिफरेंस है आपका लेसी और कैनेडी का, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। जो जो अभी मैंने बताया है उसी को डिफरेंस के तौर पे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है कैनाल रेगुलेशन वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल रेगुलेशन में क्या होता है, वो वर्क जो डिस्चार्ज, डेप्थ या वेलोसिटी को कंट्रोल करने की या रेगुलेट करने के काम आता है वो होता है कैनाल रेगुलेशन वर्क। इसमें क्या क्या आते हैं, कैनाल फॉल्स हैं, कैनाल रेगुलेटर्स हैं, कैनाल एस्केप्स हैं, कैनाल आउटलेट्स एंड मॉड्यूल्स हैं और मीटरिंग फ्लूम्स हैं। कैनाल फॉल क्या है, आपको अगर सरप्लस एनर्जी को डिसिपेट करना है जो कि फॉलिंग वाटर से लिबरेट होता है, फॉलिंग वाटर में एनर्जी होती है उसको आपको डिसिपेट करना होता है। वरना आपका जो बेड है या फिर जो आपका
सरफेस है जिसमें आपका जो फॉलिंग वाटर आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कैनाल फॉल्स के रीजन क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल में आएगा आपका ओगी फॉल्स। ओगी फॉल्स में क्या होता है कि एक ग्रेजुअल कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस होता है, स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक रैपिड फॉल है जिसमें हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं 1/10 से लेके 1/15 का। एक स्टेप्ड फॉल्स है। ये तीन जो मैंने बताया, रैपिड फॉल्स, स्टेप्ड फॉल्स और ओगी फॉल्स, ये पुराने हैं, एंशिएंट हैं। नए में आएंगे आपके नॉच फॉल्स, वर्टिकल फॉल्स और आपके ग्लेसिस टाइप फॉल्स। नॉच फॉल्स को भी देखिएगा, बस एक लाइन क्या होता है, हल्का सा प्रिंसिपल। वर्टिकल ड्रॉप फॉल को ही हम शारदा फॉल कहते हैं क्योंकि ये शारदा कैनाल यूपी में मतलब इसी टाइप के फॉल्स हम बना हुआ है। ग्लेसिस टाइप फॉल क्या होता है, सबसे लेटेस्ट में से है। उसमें दो आते हैं, एक स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप है और एक पैराबोलिक ग्लेसिस टाइप है। पैराबोलिक ग्लेसिस टाइप को ही हम मोंटेक टाइप फॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनाल रेगुलेटर्स। कैनाल रेगुलेटर्स में आपके हेड रेगुलेटर्स हैं। हेड रेगुलेटर्स का काम क्या है, कैनाल हेड रेगुलेटर मेंटेन करता है वाटर लेवल कैनाल का अपस्ट्रीम में। क्या क्या पर्पस है इसको प्रोवाइड करने का, रेगुलेट करता है डिस्चार्ज को और सेडिमेंट एंट्री को रोकता है ना, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इन दी इनटू द चैनल। उसके बाद कैनाल एस्केप्स क्या होते हैं, कैनाल एस्केप्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सेस वाटर को रिलीज करने में काम आते हैं। कैनाल एस्केप क्या होता है, एक्सेस वाटर जो है उसको रिलीज करने में जो स्ट्रक्चर काम आता है वो है आपका कैनाल एस्केप। क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके, बस इतना देख लीजिए। कैनाल आउटलेट क्या होते हैं, कैनाल आउटलेट एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो वाटर कोर्स के हेड में प्रोवाइड किया जाता है। वो कनेक्ट करता है आपके माइनर्स में या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी में। मान के चलिए कैनाल आउटलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिस्चार्ज को कंट्रोल कर रहा है आपके फील्ड में, क्योंकि ये आपके वाटर कोर्स के हेड पे लगाया जाता है और कनेक्ट किया जाता है माइनर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज पर। कैनाल आउटलेट्स तीन टाइप के होते हैं, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स और मॉड्यूलर आउटलेट्स। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स वो होते हैं जिनमें डिस्चार्ज जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ द वाटर एलिवेशन बिटवीन द वाटर कोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर आपके वाटर लेवल पे डिपेंड करेगा वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी के, तो ये जो आउटलेट होगा ये नॉन मॉड्यूलर होगा। अगर सिर्फ ये डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूटरी के वाटर लेवल पे और वाटर कोर्स के वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये सेमी मॉड्यूलर हो जाएगा। मॉड्यूलर आउटलेट्स वो होते हैं जो ना तो आपके वाटर कोर्स के वाटर लेवल पे डिपेंड करेगा, ना ही आपके डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर्स के वाटर लेवल पे डिपेंड करेगा, वो आपके मॉड्यूलर आउटलेट्स हो गए। इन्हीं इसके जो एग्जांपल्स हैं ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे आपका जो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट का एग्जांपल सबमर्ज्ड पाइप है या मेसनरी स्लुइस है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट में पाइप आउटलेट और वेंचुरी फ्लूम है और मॉड्यूलर आउटलेट में गिब्स मॉड्यूल आता है। नेक्स्ट आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं आउटलेट्स के, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी एक रेशियो है, किसका रेशियो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज किसमें, आउटलेट में, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आउटलेट में कितना है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना है, ये जो रेशियो है ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर इक्वल टू 1 होता है तो प्रोपोर्शनल आउटलेट्स होते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपर प्रोपोर्शनल है, लेस देन 1 है तो सब प्रोपोर्शनल है। सेंसिटिविटी क्या होता है ये भी देख लीजिएगा, ये होता है आपके रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन दी वाटर कोर्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेज। नेक्स्ट है आपका एक और छोटा सा टर्म है सेटिंग। सेटिंग जो होता है एक रेशियो होता है डेप्थ ऑफ द सील लेवल टू द डिस्ट्रीब्यूटरी फुल सप्लाई डेप्थ। इसको ध्यान में रखिएगा, सेटिंग, सेंसिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोपोर्शनलिटी छोटा छोटा डेफिनेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं। कैनाल हेडवर्क्स में दो आता है, एक होता है स्टोरेज हेडवर्क और एक होता है डाइवर्शन हेडवर्क। स्टोरेज हेडवर्क क्या होता है, मान के चलिए डैम कंस्ट्रक्ट किया गया और स्टोरेज पर्पस के लिए कोई रिजर्वायर बनाया गया है तो वो हो गया आपका स्टोरेज हेडवर्क, ठीक है। डाइवर्शन हेडवर्क क्या होता है, या तो मान के चलिए कोई वियर है या बैराज है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी पेरेनियल रिवर में ताकि उसका वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके और कैनाल में डाइवर्ट किया जा सके कैनाल की तरफ वाटर को, तो वो हो गए आपके डाइवर्शन हेडवर्क्स। डाइवर्शन नेटवर्क से लोकेशन कहाँ पे होते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो फिगर के साथ आपको याद होना चाहिए, जैसे मार्जिनल बंड्स, गाइड बैंक्स, उसके बाद आपका वियर या बैराज, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, अंडर स्लुइस, सिल्ट एक्सक्लूडर, हेड रेगुलेटर और ऑफ टेकिंग कैनाल। इसके यूज और कहाँ कहाँ पे ये प्लेस किया जाता है देख लीजिएगा। जैसे आपका फिश लैडर क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, मान के चलिए विंटर सीजन में अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम फिशेस ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ वार्मथ। गर्मी के लिए वो डाउनस्ट्रीम आते हैं अपस्ट्रीम से और वही समर सीजन में ये अपस्ट्रीम जाते हैं। तो अगर वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है
तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे, है ना, एक बार नीचे आने के बाद। तो उनके लिए एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसा पाथ होता है जिसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा ना हो, ताकि फिशेस आराम से ट्रैवल कर सकें। इसी तरीके से आपको सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स में दो आते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर्स और सिल्ट इजेक्टर्स। कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और क्या काम होता है देख लीजिएगा। डिवाइड वॉल का क्या काम होता है, क्या यूज है। अंडर स्लूइस का क्या काम है और क्या यूज है। बैराज क्या होता है, वियर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आप देखिएगा, डैम के बारे में दिया गया है, तो डैम को आपको पढ़ना है। डैम में ये देख लीजिएगा कि क्लासिफिकेशन आप डैम का किस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है स्टोरेज डैम, जैसे कि ग्रेविटी डैम, अर्थ डैम, रॉकफिल डैम या आर्च डैम, ये हो गए आपके स्टोरेज डैम में। डाइवर्शन डैम क्या होता है, जैसे वियर और बैराज जो है वो आपके डाइवर्शन डैम है। डिटेंशन डैम क्या है, डाइक्स या डेब्रिज डैम को हम डिटेंशन डैम कहते हैं। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूज। अगर हाइड्रोलिक डिजाइन के हिसाब से देखें, अगर ओवरफ्लो डैम क्या होता है, स्पिलवेज को हम ओवरफ्लो डैम कह सकते हैं। नॉन ओवरफ्लो डैम क्या होता है, जैसे ग्रेविटी डैम, अर्थ डैम, ये आपके नॉन ओवरफ्लो डैम है। मटेरियल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, अगर रिजिड डैम की अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी डैम है, आर्च डैम है, बटरेस डैम है या स्टील डैम है। नॉन रिजिड डैम्स में क्या आएगा, अर्थ डैम आएगा और रॉकफिल डैम आएगा। ओवरफ्लो डैम को हम स्पिलवे कहते हैं, और स्पिलवे का लोकेशन इस तरीके से होता है कि या तो वो डैम के बीचों बीच होगा या साइड में होगा या कोई और जगह पर भी हो सकता है। लेवल पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर आपका वाटर गया तो स्पिलवे अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा और एक्सेस वाटर को निकाल देगा बाहर। साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ पे आपका डैम बन सकता है, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं। टोपोग्राफी है, जियोलॉजिकल एंड फाउंडेशन कंडीशंस है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, स्पिलवे साइज एंड लोकेशन वहां पे दिया जा सकता है कि नहीं, लेंथ और हाइट ऑफ द डैम कितना है, डैम का लाइफ स्पैन कितना है, कहाँ पे बनाना चाहिए जहां पे आपका रिवर नैरो हो लेकिन रिजर्वायर का जो कैपेसिटी है बहुत अच्छे से हो। ठीक है, उसके बाद आपका रिजर्वायर सिल्टिंग बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल आराम से मिल जाए वहां पे, स्पिलवे के लिए लोकेशन हो, जो जो मैंने चीजें बताई हैं। उसके बाद ग्रेविटी डैम क्या होता है, ग्रेविटी डैम वो होता है जो अपने ऊपर आने वाले सभी लोड्स को अपने वेट से काउंटर कर लेता है, वो आपका ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम एक परमानेंट टाइप का डैम है। इसमें तीन टाइप के होते हैं, लो डैम, मीडियम डैम और हाई टाइप डैम्स। लो डैम वो है जिसका हाइट 100 फीट या 100 फीट से नीचे है। मीडियम डैम 100 से 300 फीट का हाइट है, और हाई डैम जो है 300 फीट के ऊपर वाले। उसके बाद ऐसे ही आप अर्दन डैम्स का भी देख लीजिएगा कि क्या उसका डेफिनेशन है। और आपका इंपॉर्टेंट एक है स्पिलवे। स्पिलवे को देखिएगा, स्पिलवे एक मान के चलिए एक रास्ता है, डैम में दिया जाता है ताकि सरप्लस फ्लड वाटर जो है आप डाउनस्ट्रीम रिवर में भेज सके आसानी से, ताकि वो जो है डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, स्पिलवे क्या होता है, एक ओवरफ्लो डैम है जो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका फ्लड वाटर जो है आप डाउनस्ट्रीम में भेज सकें। ये स्पिलवे का यूज है। स्पिलवे का वो देख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप के स्पिलवे होते हैं। जैसे अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो एक मेन स्पिलवे होता है और एक इमरजेंसी स्पिलवे होता है। मेन स्पिलवे हमेशा ऑपरेशन में आएगा जब भी फ्लड होगा, और बहुत ज्यादा जब एक्सेस इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो आपका इमरजेंसी स्पिलवे काम करेगा, या फिर जब आपका मेन स्पिलवे शट डाउन हो गया या काम करना बंद कर दिया तो आपका इमरजेंसी स्पिलवे काम में आएगा। कौन कौन से टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंपोनेंट्स ऑफ स्पिलवे, एक स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है, एक ओगी स्पिलवे होता है, ओगी स्पिलवे के बाद साइड चैनल स्पिलवे है, एक क्यूट स्पिलवे है, और एक शेफ्ट स्पिलवे है, एक साइफन स्पिलवे है। ये सब के एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की अगर मैं बात करूं तो ये लो हाइट वियर की तरह काम करता है, डाउनस्ट्रीम फेसिंग होता है। ओगी स्पिलवे क्या होता है, एस शेप का होता है। ठीक है, ग्रेविटी डैम में जनरली प्रोवाइड किया जाता है। क्या होता है कि जब वाटर वही प्रोफाइल लेके आएगा जैसा ओगी का शेप है एस शेप में, अगर वो प्रोफाइल को तय नहीं करता है तो कैविटेशन होंगे। कैविटेशन क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। तो ये वाला चीज भी याद रखिएगा, ओगी स्पिलवे में कैविटेशन वाला जो है। एक साइड चैनल स्पिलवे होता है, एक क्यूट स्पिलवे, एक शेफ्ट स्पिलवे और एक साइफन स्पिलवे। साइफन स्पिलवे क्या होता है, एक क्लोज्ड कंड्यूट सिस्टम होता है जो कि साइफनिंग एक्शन पे वर्क करता है। ये हो गया आपका स्पिलवे वाला पार्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं अ, जैसे देखिए कंट्रोल लेवल्स इन द डैम होते हैं, जैसे टॉप बंड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल, फुल टैंक लेवल,
है ना, लोएस्ट सिल लेवल, लाइव स्टोरेज, डेड स्टोरेज, ग्रॉस स्टोरेज, फ्री बोर्ड, अपर स्लुइस, लोअर स्लुइस, इतना तक आप थोड़ा सा डायग्राम के सहित देख लीजिएगा कि डैम में लेवल्स कहाँ कहाँ पे होता है, कंट्रोल लेवल्स। पेरेंट चैनल क्या होता है? पेरेंट चैनल वो रिवर होता है जिसके अक्रॉस डैम बनाया जाता है ना। लाइफ ऑफ द रिजर्वायर कैसे निकलता है? कितने सालों में आपका जो रिजर्वायर है वो लोएस्ट सिल लेवल तक अपना सिल्ट को भर दिया, ठीक है। जब तक आपका लोएस्ट सिल लेवल भरा हुआ नहीं है तब तक आपका जो लाइफ है वो है आपके रिजर्वायर का। एक बार वो भर गया तो फिर वो उसका यूटिलिटी कम होने लगता है। नेक्स्ट, अर्दन डैम, अम्बैंकमेंट डैम क्या होता है थोड़ा देख लीजिएगा। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है देख लीजिएगा। और दो इरिगेशन है जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन और आपका ड्रिप इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से देख लीजिएगा। स्प्रिंकलर की अगर बात करें तो स्प्रे की तरह पानी दिया जाता है, एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, इरोशन को कंट्रोल किया जाता है, वाटर को यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जा सकता है, 80% तक वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आप पहुंच सकता है, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, लैंड लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके एडवांटेजेस हो गए ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा सा कॉस्टली है इंस्टॉल करने में, मेंटेन करने में और ऑपरेट करने में। कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की जरूरत है, ठीक है। जो फील्ड है उसके कॉर्नर्स जो है अच्छे से इरिगेट नहीं हो पाएंगे आपके स्प्रिंकलर में। उसके बाद अगर हाई विंड कंडीशन है तो आपका जहां पे आप चाह रहे हैं पानी पहुंचाना वहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि हवा तेज होगा। और अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो भी ये अच्छे से काम नहीं करेगा। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, है ना, ये डायरेक्टली रूट्स में फर्टिलाइजर्स और पानी पहुंचाता है। एडवांटेज क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट इसमें कम से कम में हो जाएगा, इवापोरेशन लॉस कम हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ की जो एफिशिएंसी है या ग्रोथ है बहुत ज्यादा हो जाएगा, लैंड लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉइल इरोशन को रोका जा सकता है और लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? फ्रोस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता, जो पाइप्स आप यूज कर रहे हैं उसमें कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, रेगुलर फ्लशिंग चाहिए और ऑपरेशन चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, हाई स्किल चाहिए। जो भी लेबर हैं, भले लेबर कम लगेंगे लेकिन जो भी लगेंगे वो हाई स्किल के लिए चाहिए होंगे जो इंस्टॉल कर सके, ऑपरेट कर सके और मेंटेन कर सके। नेक्स्ट एक इरिगेशन है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है कि नेचुरल फ्लो से वाटर को नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता है बल्कि पानी को ऊपर उठाया जाता है थ्रू पंप्स। पंप से पानी को ऊपर उठा के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटरी में डाला जाता है। उसके बाद कैनाल वाला जो इरिगेशन है हम कर सकते हैं। इसमें या तो आप टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट रिवर से भी ये काम कर सकते हैं। अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर से एक अप्रोच चैनल बनाकर आप इंटेक वेल तक पानी पहुंचाना है आपको। इंटेक वेल के ऊपर वाले फ्लोर में पंप हाउस होगा जहां पे पंप्स लगे होंगे 100 हॉर्स पावर या 150 हॉर्स पावर के 3 या 5। वो पानी को ऊपर खींचेगा, ऊपर खींच के पानी के लिए हेड एक तैयार हो जाएगा। हेड मतलब आपका जो हाइट है। एक बार हाइट आपको मिल गया तो उसके बाद आप चैनल से जोड़ दीजिए और उसके बाद आप पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट कर पाएंगे। हमारे लिए हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड होगा तो हम ग्रेविटी फ्लो का इस्तेमाल करके ज्यादा एरिया तक पहुंचा सकते हैं, अपने पानी को ज्यादा इरिगेट कर सकते हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन का वही महत्व है। और आगे आने वाले दिनों में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है LIS कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे वियर बैरेज ये सब बन गए और लोकेशन खत्म होने लग गए और पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, तो हमको डायरेक्टली लिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे रिवर से हो या फिर कोई टैंक को कंस्ट्रक्ट करके। इसमें एडवांटेज क्या है लिफ्ट इरिगेशन में? हायर लेवल्स पे भी इरिगेशन किया जा सकता है। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए, वाटर लॉस कम होता है और मैन पावर भी जो चाहिए वो भी कम है। तो ये पोर्शन है आपके वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का। कुछ और टॉपिक अगर मुझे दिखता है तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी मान के चलिए कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है वो वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट आपके नॉन टेक वाले वीडियोस आते रहेंगे। और जो आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस लगाते रहिए। हम बहुत एफर्ट डालते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। हमको जो क्वेश्चन लगता है कि आपके व्यापम के पैटर्न के हिसाब से मेल खाते हैं वो क्वेश्चंस हम बनाते हैं। और नॉन टेक में हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज भी ऐड कर रहे हैं, ऐड करते ही हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो वर्क रिलेटेड वाला पार्ट है वो भी हम अच्छे से देते हैं जो कि मैच करे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सके। तो क्वेश्चंस जरूर लगाइए क्योंकि अपनी गलतियों का एहसास आपको तभी होगा जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।